हेलो एवरीवन। अभी तक सेपरेशन टेक्निक्स में हमने सबसे पहले तो इवेपोरेशन कवर किया था। इवेपोरेशन के बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कवर किया था, फिर डिकेंटेशन कवर किया था, उसके बाद सब्लिमेशन, फिर उसका क्रोमेटोग्राफी लास्ट में हमने कवर किया था। ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी था। इसके बाद आता है लास्ट के ये टाइप्स में से हैं, और ये सारे भी बहुत ही ईजी हैं। बस इसमें आपके पास ये प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, तो बाकी सारा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। पूरा कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो पढ़ते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या था? अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर आपने नाम सुना होगा। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें किसी भी तरह के मिनरल्स नहीं रह जाते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर की ख़ास बात होती है कि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू 7 के आस एग्जैक्ट 7 होता है। अगर आप नॉर्मल पानी लो, जो कितना भी प्योर फॉर्म में क्यों ना हो, अगर उसमें मिनरल्स हैं तो उसका 7 से थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, या 7 से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। एग्जैक्ट 7 नहीं होता है, जबकि वाटर को कहा जाता है कि न्यूट्रल है। ठीक है, जबकि अगर पीएच वैल्यू की बात करी जाए तो न्यूट्रल वैल्यू 7 पे ही एग्जैक्ट आता है। और न्यूट्रल वैल्यू 7 एग्जैक्ट वाटर का तभी आ पाता है जब वो वाटर डिस्टिल्ड वाटर हो। अब डिस्टिल्ड वाटर आपको कहाँ पे मिलेगा? डिस्टिल्ड वाटर अगर आपने देखा होगा कभी, डॉक्टर के अगर आप गए होंगे तो कई बार इंजेक्शन अगर डॉक्टर को लगाना होता है तो कई सारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो एक शीशे के बॉटल में आते हैं, लेकिन वो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। और उसके बगल में एक प्लास्टिक का बॉटल होता है छोटा सा, उसमें एक ख़ास तरीके का पानी होता है। उस पानी को बाहर निकाला जाता है और उसको उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिस शीशे के बॉटल में जो वो पाउडर फॉर्म में वो था, इंजेक्शन था जो भी था। ठीक है, तो वो डिस्टिल्ड वाटर क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में अगर किसी तरह की कोई सी भी चीज़ नहीं है तो इसका मतलब वो प्योर फॉर्म में होगा। उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी अगर नहीं होगी तो इसका मतलब ये किसी तरह का वो रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर उस वाटर में अगर कोई भी तरह का मिनरल ही नहीं है तो किसी भी चीज़ से वो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके नहीं होंगे। तो यही रीज़न है कि इस तरह के खास करके मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि कहीं पे इन्फेक्शन वगैरह होने से बचा जा सके। ठीक है, तो डिस्टिलेशन में कह रहा है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स बाय बॉइलिंग द मिक्सचर्स एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, इनको इसमें जो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं उसको पहले बॉईल किया जाता है और फिर उसका कूल किया जाता है और फिर कंडेंस किया जाता है वेपर्स को। ठीक है, तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है उसके बारे में देखो, डिस्टिलेशन में भी दो तरह की चीज़ें हैं। एक सिंपल डिस्टिलेशन है और दूसरा दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले ही स्लाइड में। सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ लेते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में कह रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो, जितने भी मिक्सचर्स हैं, यहाँ तक कि आपने वो पहला वाला भी अगर इवेपोरेशन देखा होगा तो उसमें भी वही सेम कंसेप्ट था कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही डिफरेंट था, तभी हम उसको सेपरेट कर पा रहे थे इजीली। इसमें भी सेम वही चीज़ है। तो आप देख सकते हो कि कंसेप्ट सेम है, बस ये टेक्निक्स डिफरेंट हैं। इसका एग्जाम्पल दे रहा है, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज़ हीटेड इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस। तो डिस्टिलेशन एपरेटस ऐसा करके कुछ दिखता है। ये जो सिंपल डिस्टिलेशन का एपरेटस है वो ऐसा कुछ दिखता है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा उसका एपरेटस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बारे में लेटर अभी इस पर डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज़ हीटेड in a distillation apparatus, the acetone, which has a lower boiling point than water, first boils and cools and condenses and is separated from the water. तो अब जो भी सब्सटेंस होगा या जो भी लिक्विड होगा उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट लोअर लेवल पे है, ज़्यादा लो टेम्परेचर पे है, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और वो जब तक पूरा का पूरा छन के अलग हो जाएगा, इवेपोरेट होके अलग हो जाएगा, तब तक जो है वाटर शायद बॉयल होना भी नहीं स्टार्ट किया होगा। ठीक है, अभी उस टेम्परेचर पर शायद पहुंच भी नहीं पाया होगा जो हम बर्न कर रहे हैं लिक्विड को। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि ये स्टेटस है, ये एपरेटस है। एपरेटस में ये एक स्टैंड होता है। ये जो है ये राउंड बॉटम्ड फ्लास्क होता है। ठीक है,
डिस्टिलेशन फ्लास्क इसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर ये मिक्सचर डाला हुआ है, मिक्सचर में एसीटोन है और वाटर है। इसके बाद ऊपर ये एक कॉर्क लगाया जाता है। यहाँ पे कॉर्क के बीच में इतना ही स्पेस होता है ताकि एक यहाँ पे थर्मामीटर डाला जा सके। थर्मामीटर जब डाल दिया जाएगा उसके बाद ये जो कॉर्क होता है वो पूरा टाइटली उसको जकड़ के रखता है ताकि गैस का एक भी पार्टिकल बाहर ना निकल पाए। आगे आने वाले क्लासेस में आप खास करके देखोगे, जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस तरह के गैस वैस से रिलेटेड, जहाँ पे हमें गैस को ट्रैप करके रखना होता है, वहाँ पे हम जो रबर के कॉर्क आते हैं वही प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है। तो ये जब बर्न करेगा और ये थर्मामीटर ये देखने के लिए है कि टेम्परेचर वगैरह कितना है एसीटोन का। अगर हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट कर देगा एसीटोन, और उससे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसका मतलब ये होगा कि एसीटोन पूरा का पूरा बॉयल हो चुका होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे एसीटोन का वेपर ऊपर उठेगा और ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, ऊपर जाने का रास्ता ब्लॉक्ड है, तो ये साइडवेज जाएगा। ठीक है, साइडवेज ये वाला जो पर्टिकुलर पाथ है, इस पाथ में ये जाएगा। इस पाथ में भी देखो आप, यहाँ पे कॉर्क आप देख सकते हो, 2-3 जगह पे ये कॉर्क है। यहाँ पे क्या है कि इससे जो निकलने वाला रॉड होगा, इस रॉड में से जो वेपर्स निकलेंगे वो इस पर्टिकुलर ट्यूब में जाएगा। ठीक है, इस ट्यूब में जाने के लिए भी वो कॉर्क का यूज़ किया हुआ है ताकि वो ट्यूब से बाहर ना निकल पाए, एक्स्ट्रा गैस कहीं से भी लीक ना कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो ट्यूब होता है ये पतला सा ऐसे ट्यूब होता है। ठीक है, और ट्यूब के ऊपर में एक कोटिंग होती है ग्लास की। ठीक है, पूरा का पूरा ग्लास की कोटिंग होती है। उसमें एक ओपनिंग होती है, इधर भी एक ओपनिंग होती है और इधर भी एक ओपनिंग होती है। आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाया हुआ और यहाँ पे भी एक ओपनिंग दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें नीचे से कोल्ड वाटर को इंसर्ट किया जाता है और इधर साइड से कोल्ड वाटर हॉट वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि ये जो ग्लास है, ग्लास के थ्रू हॉट वेपर्स जो है पास हो रहे हैं। अब वेपर्स के टेम्परेचर की वजह से या इसके आसपास का जो सराउंडिंग गर्म हो जाता है, उसकी वजह से ये पानी जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाता है और गर्म होके इधर से हम आउटलेट के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, इधर से बाहर निकालते हैं पानी को। ठीक है, तो ऐसा करके पूरा सिस्टम होता है। इससे क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूसली इधर से नीचे की तरफ से पानी, ठंडा पानी डाल रहे होंगे और इधर से पानी बाहर निकाल रहे होंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो वेपर्स थे जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उनका टेम्परेचर धीरे धीरे लो होने लगेगा। जब टेम्परेचर लो होने लगेगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स, ऐसे ही कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स करके जो है हम इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक जो होता है। तो उसका जब कंडेंस होने लगेगा तो वो वापस से गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक एक ड्रॉप करके वो एसीटोन जो है इस अगले दूसरे किसी टेस्ट ट्यूब में आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यही तरीका होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस का। ऐसे ही आप वाटर का भी डिस्टिलेशन कर सकते हो सेम पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरा सेटअप होता है और ये पूरा एपरेटस होता है। तो आई होप, मुझे लगता है अब इसमें कुछ रह नहीं गया होगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। मतलब ये देखने में बस थोड़ा सा भारी लगता है ये फिगर। और हाँ, आपको ये अगर बनाना आता है, इस तरह का डायग्राम वगैरह फिगर बनाना आता हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो आई होप ये पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया होगा तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें भी सेम ही टेक्निक है, इसमें बस थोड़ा सा टेक्निकलिटी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसमें भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स हुज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, अब देखो, जब भी हम डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज़ मोर अबाउट एक्यूरेसी, इट इज़ मोर अबाउट प्रिसिशन। तो जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं।
इसके बारे में क्या कह रहा है। अब देखो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और जो नॉर्मल सिंपल डिस्टिलेशन होता है उसमें क्या मेन डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड्स के बीच में उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है, if it is less than 25 Kelvin, then we will go for fractional distillation, otherwise we will go for normal distillation। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन। कह रहा है इसके बारे में, द apparatus used for fractional distillation is similar to that used for simple distillation except that a fractional column is fitted between the distillation flask and condenser। देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी ये बताना चाह रहा है कि द फ्रैक्शनल कॉलम हैज़ ग्लास बीड्स विच इंक्रीजेज द सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस। तो ये कहना चाह रहा है कि मतलब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है। जब तक ये यहाँ पे पहुँच रहा होगा एंड पे, तब तक जो है ऑलरेडी, मतलब अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर गैस पहुँचा होगा तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत वो ठंडा हो चुका होगा गैस, ठीक है। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और ज़्यादा जल्दी से उसके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हम दूसरे किसी कंटेनर में हम उसको ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ग्लास बीड्स मतलब ऐसे गोल गोल शेप का ही होता है, तो उसमें गैसेस जाके थोड़ा थोड़ा करके ट्रैप हो सकते हैं एक तरीके से। फिर नीचे से गैसेस वापस से, नीचे से जो गैस आते हैं वो पुश करते हैं ऊपर वाले गैस को जो ट्रैप हो चुके हैं, वो फिर फर्दर जाके पुश होते हैं और फिर वो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकलते हैं। ये जहाँ पे मैंने ये वाला एरो दिया हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से बाहर निकलें तो ऑलरेडी चूँकि इस पॉइंट से यहाँ पे जब गैस बन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गैस का जो टेम्परेचर होगा वो ऑलरेडी थोड़ा सा कम हो चुका होगा, क्योंकि गैस को ट्रैवल करना पड़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो चुका है ग्लास बीड्स की वजह से। मतलब आप सरफेस एरिया का ऐसे आप बोल सकते हो, जहाँ पे भी बबल्स ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे छेदें ज़्यादा होती है, वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, जहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा पाए। तो वैसे यहाँ पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्लास बीड्स हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहे हैं ताकि गैस को ज़्यादा स्पेस मिल जाए ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो यही पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। इसमें भी देखो वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट दिया हुआ है। ये ऊपर ऐसा कुछ सेटअप होता है जिसमें हम पानी को लगातार अंदर डाल रहे होते हैं इधर से, और इधर से बाहर निकल रहा होता है पानी, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अब और बताने की ज़रूरत हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी यहाँ पे हम दूसरे कंटेनर में जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं वापस से कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद, तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ही इकट्ठा होता है। इतना फास्ट प्रोसेस ये नहीं होता है कि पूरा हमें एक लिक्विड की धार पूरी दिखे, एक एक ड्रॉप करके ही नीचे गिरता है, ठीक है। द फ्रैक्शनेटिंग column has glass beads which increases the surface for the vapor to cool and condense. Fractional distillation is used for separating the components of petroleum, separating the different gases from air etc. तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में, तो वहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा हम चल रहे हैं। अगर आपको फिर भी फास्ट लगता है तो आप मेरे को बोल सकते हो, हम स्लो चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।